हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी के बारे में कौन नहीं जानता। ये इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल आईपी है, जिसके सिर्फ मूवीज ने मल्टी बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू किया। ये स्टोरी हम सबके बचपन का पार्ट है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने भी कभी ना कभी हैरी पॉटर मूवी जरूर देखी होगी। मैं बहुत बड़ा फैन था हैरी पॉटर का। मुझे इसकी मूवीज इतनी पसंद आई थी कि मैंने इसकी बुक्स भी पढ़ ली। ये मूवीज के सक्सेस के बाद इसकी हाइप को देखकर वार्नर ब्रदर्स ने रिलीज की फैंटास्टिक बीस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों जब सेम फ्रेंचाइजी विजार्डिंग वर्ल्ड से दोनों ही सीरीज आती है तो एक ऐसी निकली जो एक क्लासिक बन गई और दूसरी किसी को याद भी नहीं है। ऐसी बहुत ही कम फिल्म फ्रेंचाइजीज है जिसने पूरी जनरेशन को अपना ऑडियंस बनाया, जैसे हैरी पॉटर ने किया था। इसके पीछे इसके सोर्स मटेरियल का सबसे बड़ा हाथ था। इसकी बुक्स, जिसे खुद जेके रोलिंग ने लिखा था, ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड हिट थी जब वार्नर ब्रॉस ने उसकी फिल्म बनाने के राइट्स लिए। इन बुक्स ने फिल्म को एक ब्लूप्रिंट दिया, जैसे नैरेटिव स्टोरी, You may not like him, Minister, but you can't deny Dumbledore's got style. मेमोरेबल कैरेक्टर्स और एक जादुई दुनिया जिसे बुक्स के रीडर बड़े पर्दे पे देखने के लिए बेताब थे। एक अच्छे एडेप्टेशन का काम है कि वो फिल्म्स को बुक की तरह फील करवा पाए। और हैरी पॉटर की पहली दो मूवीज, जिसे क्रिस कोलंबस ने डायरेक्ट किया था, ये काम शानदार तरीके से करती है। फ्लोटिंग कैंडल से लेकर जायंट हॉल और उसके ऊपर जॉन विलियम्स का आइकॉनिक स्कोर, इन सब ने बुक फैंस को एक अपनापन दिया और नई मूवी ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लिया। बचपन से लेकर अब तक ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्कोर्स में से एक है। मैंने जब गिटार खरीदा था तो सबसे पहले ट्यून भी इसी की सीखी थी। इस फिल्म की कास्टिंग भी परफेक्ट थी। डैनियल रैडक्लिफ, एम्मा वॉटसन और रूपर्ट ग्रिंट ने सिर्फ उन कैरेक्टर्स को प्ले नहीं किया, बल्कि वो वैसे बन गए थे। जो फैंस इस फिल्म को बचपन से फॉलो कर रहे हैं वो उनके साथ ही बड़े हुए और एक स्पेशल कनेक्शन बना लिया। लेकिन सिर्फ इन तीनों की ही नहीं, बल्कि बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे एलन रिकमैन, Turn to page 394. मैगी स्मिथ, Thank you for that assessment, Mr. Weasley. Perhaps it would be more useful if I were to transfigure Mr. Potter and yourself into a pocket watch. That way one of you might be on time. रॉबी कॉल्ट्रेन You're a wizard, Harry. ने भी अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया। हैरी पॉटर का जादू सिर्फ उसकी स्टोरी में नहीं, बल्कि उसकी दुनिया में भी था। हर एक डिटेल, जैसे घूमने वाली सीढ़ियाँ, बात करने वाले फोटोज और वीजली का वो घर, ये सब अपने आप में अलाइव लगते थे। इन मूवीज ने हमें मानने पर मजबूर कर दिया था कि हॉगवर्ट्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, जिसके लेटर्स के लिए हम इतने सालों से इंतजार करते रहे। Come on. Come on. Oh, for the love of God, how much longer? I've been waiting for this thing to come out for months. And now, every day time is slowing down. It's like waiting for Christmas times 1,000. जहाँ हैरी पॉटर एक हाई नोट पर खत्म हुई थी, वही उसकी सक्सेसर वो ऊंचाई छूना तो छोड़ो, उसे दूर दूर तक देख भी नहीं पाई। तो 2016 में वार्नर ब्रदर्स ने अनाउंस किया फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम। ये उनकी विजार्डिंग वर्ल्ड का एक नया बड़ा चैप्टर होने वाला था। वार्नर ब्रदर्स ने 5 फिल्म प्रॉमिस की थी जो हमें हॉगवर्ट्स के बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करवाती, लेकिन अब ये फ्रेंचाइजी ऑफिशियली कैंसिल कर दी गई है। ये स्टोरी शुरू से डूम थी। जहां हमें रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर्स मिलने चाहिए थे, वहां इन लोगों ने चुना न्यूट स्कैमेंडर को, एक शाय इंट्रोवर्ट जूलॉजिस्ट जिसे सिर्फ 1-2 बार हैरी पॉटर में मेंशन किया गया था एक ऑथर के तौर पर। हमें चाहिए थी हॉगवर्ट्स के ओरिजिन पर मूवी या मराउडर पर, जिसका विलन ये लोग फिर से वर्ल्ड मॉड को बना सकते थे। कि क्यों उसकी इतनी दहशत थी, क्यों सब उससे इतना डरते थे, और क्यों उसका सिर्फ नाम लेने से उनकी रूह कांप जाती थी। और एक और बात, क्यों मूवीज ने कभी इस चीज को एक्सप्लोर किया ही नहीं। इसकी स्टोरी मैजिकल क्रिएचर्स के एडवेंचर्स के साथ शुरू हुई थी और पता नहीं कब डंबलडोर और ग्रिंडेलवाल्ड के बीच के पॉलिटिकल ड्रामा में बदल गई। इसकी वजह से सीरीज की कोई अपनी आइडेंटिटी ही नहीं रही। ये न्यूट और उसके फैंटास्टिक बीस्ट की कहानी है या विजार्डिंग वर्ल्ड की। सच बताओ तो ये दोनों बनने की कोशिश कर रही थी और एक भी नहीं बन पाई। फैंस जिन्हें लाइट हार्टेड क्रिएचर्स की स्टोरी चाहिए थी, वो साइडलाइन हो गए, और जिन्हें हैरी पॉटर की तरह नेक्स्ट बिग जादुई वॉर देखनी थी, उन्हें कुछ स्लो और भटकी हुई स्टोरी मिली। हैरी पॉटर काम करी क्योंकि हम उन कैरेक्टर्स की परवाह करने लगे थे। हमने उन्हें बड़े होते हुए देखा, उनकी परेशानियों को समझा और उनकी जर्नी से इमोशनली कनेक्ट थे।
और जब फैंटास्टिक बीस्ट की बात करें तो इसमें परवाह करने जैसी कोई चीज ही नहीं थी। न्यूट और जेकब मुझे पर्सनली थोड़े पसंद आए थे और बाकियों का तो मैं नाम भी भूल गया था। वीडियो बनाने के लिए जब मैंने इन मूवीज को फिर से देखा तब मुझे याद आया। तो टीना जो न्यूट की लव इंटरेस्ट थी और उसका कैरेक्टर खतरनाक अंडररेटेड था, और क्वीन जो पता नहीं क्यों कभी न्यूट तो कभी ग्रिंडलवाल्ड के बीच स्विच कर रही थी। मैं साइड्स की बात कर रहा हूँ कि किसे इश्क, मोहब्बत, प्यार या ट्रू लव था अपने मगलू जेकब से। तो जब कैरेक्टर्स ही स्ट्रेंजर्स लग रहे थे तो ऑडियंस के पास कुछ बचा ही नहीं कनेक्ट करने के लिए। ये स्टोरी अपने कैनन को ही सीरियसली नहीं लेती थी। जैसे मैगोनिगल का कैमियो, इन्होंने प्रोफेसर मैगोनिगल को 1920s में दिखा दिया एज अ प्रोफेसर, जबकि वो 1935 में पैदा हुई थी। ये भी कि डंबलडोर ने ग्रिंडलवाल्ड से ब्लड पैक्ट साइन किया था, जिसका इससे पहले कभी जिक्र भी नहीं हुआ। बात ये थी कि फैंटास्टिक बीस्ट कभी वो स्टोरी थी ही नहीं जो जेके रोलिंग लिखना चाहती थी। ये सिर्फ वार्नर ब्रदर्स की पैसे छापने की मशीन थी जो चली ही नहीं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आप कमेंट में बताओ कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है इन दोनों सीरीज में से, और क्या फैंटास्टिक बीस्ट को ग्रो करना चाहिए था या वो शुरू से डूमती। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, अपने हैरी पॉटर फैंस तक से शेयर करो, और फैंटास्टिक बीस्ट के फैन तक भी कर सकते हो। उसके फैंस होते हैं क्या? ठीक है, तो और चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारे लिए तो फ्री है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।